रिएक्शन विद हेलोजेंस, इसमें फॉर्मेशन होगी हाइड्रोजन हैलाइड्स की। फॉर्मूला HX होगा, बहुत सिंपल है क्योंकि दोनों की वैलेंसी एक ही होती है, हेलोजन की भी और हाइड्रोजन की भी। एंड X would be here from fluorine to iodine. Reaction with fluorine occurs even in dark and with iodine it requires a catalyst. क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स में से हम ये जानते हैं कि फ्लोरीन से आयोडीन तक रिएक्टिविटी डिक्रीज करती है, तो मोस्ट रिएक्टिव होता है फ्लोरीन, इसलिए लाइट की भी जरूरत नहीं होती यहाँ पे एक्टिवेशन के लिए, डार्क में ही हो जाती है रिएक्शन। आयोडीन लीस्ट रिएक्टिव होने की वजह से रिएक्शन के रेट को इंक्रीज करने के लिए हमें कैटलिस्ट की रिक्वायरमेंट होती है। रिएक्शन विद डाई ऑक्सीजन, यहाँ ऑक्सीजन की वैलेंसी 2 होती है तो हाइड्रोजन के साथ 2 आ जाएगा। क्रॉस मल्टीप्लाई होती है वैलेंसीज, ये हम जानते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट से कैसे फॉर्मूला बनाया जाता है किसी भी कंपाउंड का। तो H2O बन जाएगा बाय द एडिशन ऑफ ऑक्सीजन टू हाइड्रोजन, इट विल फॉर्म वाटर एंड दिस रिएक्शन इज हाईली एक्सोथर्मिक। ये भी हम जानते हैं, इक्विलिब्रियम चैप्टर हमने डिस्कस किया हुआ कि जब भी कोई कंपाउंड बनता है तो मोर स्टेबल होता है वो एज कंपेयर टू द रिएक्टेंट्स, प्रोडक्ट बनता है। स्टेबिलिटी जब इंक्रीज होती है तो एनर्जी डिक्रीज होती है, तो वो रिलीज हो जाती है एनवायरमेंट में। तो यूजुअली एक्सोथर्मिक रिएक्शन होती ही है जब कोई फॉर्मेशन ऑफ कंपाउंड होती है, तो या ये एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, ये आपको यहाँ से क्लियर होना चाहिए। रिएक्शन विद डाई नाइट्रोजन, फॉर्मेशन होगी अमोनिया की, नाइट्रोजन की वैलेंसी होती है 3, तो हाइड्रोजन के पैर में चली जाएगी, क्रॉस लिंक हो जाएगी उसकी वैलेंसी, तो NH3 हो जाएगा, हाइड्रोजन की 1 होती है तो अमोनिया बन जाएगा। इट इज हेबर्स प्रोसेस एंड यहाँ देखिए ऑक्सीजन के साथ अब रिएक्शन थी तो वैल्यू देखिए इसकी एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन की, इससे कम आ रही है इस केस में क्योंकि लेस विगरस ये रिएक्शन होती है बिकॉज नाइट्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होती है एज कंपेयर टू ऑक्सीजन। तो ये कंपेरेटिव आप याद रख सकते हैं कि कम होती है एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन की वैल्यू व्हेन इट इज रिएक्टिंग विद नाइट्रोजन एज कंपेयर टू ऑक्सीजन। Low temperature and high pressure are the requirements of this reaction. Favorable conditions होते हैं that we have seen in equilibrium chapter. Iron catalyst इसमें involved होता है and further details of this reaction will be seen in the P block chapter. रिएक्शन विद मेटल्स हाइड्राइड्स की फॉर्मेशन होगी, ये हमने रेडॉक्स रिएक्शन में भी देख लिया था, ऑक्सीडेशन नंबर के जहां पे रूल्स बताए जा रहे थे। हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन नंबर -1 होता है जब वो मेटल्स के साथ मिलके बाइनरी कंपाउंड्स बनाता है जिनको हाइड्राइड्स बोलते हैं, तो हाइड्राइड्स की फॉर्मेशन होगी। एंड हेयर M इज अ एल्कली मैटर क्योंकि वैलेंसी यहाँ पे एक दिखाई दे रही है आपको एंड एक वैलेंसी सिर्फ एक एल्कली मेटल की ही होती है, सो दैट्स हाउ मेटल्स के साथ हाइड्राइड बनाता है हाइड्रोजन। रिएक्शन विद मेटल आयंस एंड मेटल ऑक्साइड्स, सो बिकॉज हाइड्रोजन इज अ रिड्यूसिंग एजेंट तो ये रिड्यूस कर देता है मेटल आयंस को एंड ऑक्साइड्स ऑफ मेटल्स लेस एक्टिव देन आयरन इनटू देयर कोरस्पोंडिंग मेटल्स। अब ये आयरन वाला पॉइंट आपको समझ में आएगा जब आपने रेडॉक्स रिएक्शन पढ़ा होगा, वहां पे हमने देखा था कि आयरन एक मॉडरेटली एक्टिव रिड्यूसिंग एजेंट होता है, तो मॉडरेटली एक्टिव और स्ट्रॉन्ग जो रिड्यूसिंग जो होते हैं वो तो हाइड्रोजन को रिड्यूस कर देते हैं इनटू H2, लेकिन जो वीक रिड्यूसिंग एजेंट्स होते हैं आयरन से नीचे, मॉडरेट से नीचे वीक होगा, उनको फिर हाइड्रोजन रिड्यूस कर सकता है, ये कंसेप्ट है इस केस में। एंड यहाँ पे एग्जांपल लिया गया है पैलेडियम का लेकिन अगर आप वो एक्टिविटी सीरीज देखें इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज मेटल्स की, तो आयरन से लेस रिएक्टिव आपको 3 मिलेंगे, निकल, टिन एंड लेड, ये तीनों भी एग्जांपल अब आपको याद होनी चाहिए क्योंकि हिंट यहाँ पे उसने दे दिया है कि लेस एक्टिव देन आयरन, एंड इन्हीं तीनों के नाम उसको आपको वहां उस टेबल में दिखाई देंगे। एंड वी नो जब ऊपर से नीचे आते हैं डी ब्लॉक में तो रिएक्टिविटी डिक्रीज कर जाती है, जैसे कॉपर से सिल्वर की डिक्रीज करती है फिर गोल्ड की डिक्रीज करती है, वैसे ही निकल के नीचे आता है पैलेडियम तो इससे भी लेस रिएक्टिव रिड्यूसिंग एजेंट होगा पैलेडियम, तो उसका एग्जांपल यहाँ पे लिया गया है। तो निकल, टिन और लेड भी इसके साथ ही आपको याद होने चाहिए कि इनको भी रिड्यूस कर सकता है हाइड्रोजन मेटल्स आयंस को मेटल्स में।
तो ये प्रोसेस यूज की जाती है फॉर द एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल्स फ्रॉम देयर ओर्स। ये मेटलर्जी चैप्टर हम देखने वाले हैं। PD2 से PD में 0 में रिड्यूस कर दिया, एंड यहाँ पे +2 दिखाई दे रहा है हमें क्योंकि -2 होता है ऑक्सीजन पे, तो उसको भी 0 में रिड्यूस कर दिया। एंड हम जानते हैं रिडक्शन होती है रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन भी, तो इससे रिमूव करके अपने साथ ले जाएगा हाइड्रोजन ऑक्सीजन, H2 की फॉर्मेशन हो जाएगी यहाँ पे। नेक्स्ट इज रिएक्शन विद ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, इट विल गिव हाइड्रोजिनेटेड प्रोडक्ट्स। हाइड्रोजिनेशन करता है ये ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की। हाइड्रोजिनेशन ऑफ वेजिटेबल ऑयल्स यूजिंग निकल एज कैटलिस्ट गिव एडिबल फैट्स। एग्जांपल है मार्गरीन एंड वनस्पति घी। तो एडिबल फैट्स हमें मिलते हैं हाइड्रोजिनेशन से, इनके नाम आपको पता होने चाहिए। वनस्पति घी तो सीधे सीधे दिख रहा है, वेजिटेबल को हिंदी में वनस्पति ही बोलते हैं, तो वेजिटेबल ऑयल्स की हाइड्रोजिनेशन से वनस्पति घी हमें मिलेगा। एंड मार्गरीन एक एडिबल फैट होता है, ये आप मैगी से याद रख सकते हैं क्योंकि वो भी एडिबल होती है एंड ऑयल से प्रोसेस्ड होती है वो। ऑयल्स एंड फैट्स आर ऑलमोस्ट सेम दैट वी नो फ्रॉम बायोमोलिक्यूल्स चैप्टर, सिर्फ मेल्टिंग पॉइंट का इनमें डिफरेंस होता है। एंड यहाँ पे निकल कैटलिस्ट इंप्लॉय किया जाता है आउट ऑफ ऑल 3 कैटलिस्ट। ये आप ऐसे याद रख सकते हैं कि यहाँ पे वेजिटेबल ऑयल से एडिबल फैट्स हमें मिल रहे हैं, इसके लास्ट में LE आ रहा है, एंड निकल के एंड में EL आता है एक साथ, तो ये कैटलिस्ट ऐसे आप याद रख सकते हैं इसका। हाइड्रोफॉर्माइलेशन ऑफ ओल्फिन्स यील्ड्स एल्डिहाइड्स व्हिच फर्दर अंडरगो रिडक्शन टू गिव अल्कोहल्स। तो हाइड्रो मींस हाइड्रोजन, एंड फॉर्माइल ये ग्रुप होता है C+O, इसको कार्बोक्सिल ग्रुप भी बोलते हैं। ये आएगा अल्डिहाइड कीटोन्स कार्बोक्सिलिक एसिड्स चैप्टर में। एंड C+O, इससे 2 तरह के कंपाउंड्स बन सकते हैं, एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स। यहाँ पे क्योंकि हाइड्रो भी है, हाइड्रोजन भी इन्वॉल्व है, सीधे C+O होता तो कीटोन बनता, हाइड्रो भी आ रहा है तो HC+O ये एल्डिहाइड होता है, इसलिए यहाँ पे एल्डिहाइड्स बन रहे हैं। ओल्फिन्स से, ओल्फिन्स होते हैं एल्कीन्स, ये हाइड्रोकार्बन चैप्टर में हम देखेंगे। ओल्फिन्स मींस ऑयल फॉर्मिंग, ये डेफिनेशन वहां पे आएगी। आउट ऑफ ऑल दीज 3 हाइड्रोकार्बन्स, एल्केन, एल्कीन एंड एल्काइंस, ओल्फिन्स एल्कीन्स होते हैं। ये इसके नाम से आप याद रख सकते हैं, ईन आ रहा है ना इसके एंड में, एंड एल्कीन के एंड में भी ई आता है, तो एल्कीन्स होते हैं ओल्फिन्स, ये आप ऐसे याद रख सकते हैं। तो C+C ये एल्कीन की हो रही है हाइड्रोफॉर्माइलेशन, इवन दो ये C+O होता है दैट वी नो फ्रॉम केमिकल बॉन्डिंग कार्बन मोनोऑक्साइड, लेकिन यहाँ पे एल्डिहाइड की फॉर्मेशन में C+O में ये रिजल्ट कर रहा है। इट इज द स्पेशलिटी ऑफ हाइड्रोजिनेशन रिएक्शंस, ट्रिपल बॉन्ड डबल में कन्वर्ट हो जाता है और डबल सिंगल में। तो C+O था, ये C+O CHO में रिजल्ट करेगा, एंड यहाँ पे कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड था, ये सिंगल बॉन्ड में कन्वर्ट हो जाएगा। तो ये काफी सिंपल है इस रिएक्शन का प्रोडक्ट। यहाँ पे 1, 2 और 3 कार्बन आपको दिखाई दे रहे हैं, एंड प्रोडक्ट में भी 1, 2 और 3 कार्बन है, तो उन्हीं नंबर ऑफ कार्बन का प्रोडक्ट आपको मिल जाएगा इन दिस हाइड्रोफॉर्माइलेशन रिएक्शन। एंड नेक्स्ट दोबारा जब इसमें हाइड्रोजन का एडिशन करते हैं तो आपके पास अल्कोहल आ जाता है। ये एक सिंपल प्रोसेस होती है, एल्डिहाइड्स का रिडक्शन करेंगे तो अल्कोहल मिलेगा, अल्कोहल का ऑक्सीडेशन करेंगे तो कीटोन्स या फिर कार्बोक्सिलिक एसिड बनेंगे, उनका कीटोन्स या फिर एल्डिहाइड्स उनका ऑक्सीडेशन करेंगे तो कार्बोक्सिलिक एसिड, ये ट्रेंड होता है। तो रिडक्शन करेंगे अब एल्डिहाइड या कीटोन्स का तो अल्कोहल्स आपको मिलेंगे। एल्डिहाइड से प्राइमरी अल्कोहल मिलते हैं, इसलिए यहाँ पे प्राइमरी अल्कोहल बना हुआ है। एंड इस रिएक्शन में भी वही हो रहा है, हाइड्रोजनेशन में C+O था, यहाँ पे C≡O बचा अल्कोहल्स के केस में, तो हाइड्रोजनेशन यहाँ भी हो रही है। नाउ द फर्स्ट एग्जांपल ऑफ दिस चैप्टर हाइड्रोजन, कमेंट ऑन द रिएक्शंस ऑफ डाइहाइड्रोजन विद क्लोरीन, सोडियम एंड कॉपर 2 ऑक्साइड Cu2O। No, it would be CuO only because 2 प्लस कॉपर पे 4 दिखा रहा है एंड -2 होता है ऑक्सीजन पे, तो ये दोनों कंपनसेट हो जाएगा और CuO बन जाएगा। तो सिंपल है यार, ये तीनों रिएक्शंस हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। क्लोरीन के साथ यानी हेलोजन्स के साथ डाइहाइड्रोजन की रिएक्शन, तो हाइड्रोजन हलाइड बनता है, तो हाइड्रोजन क्लोराइड बनेगा इस केस में, एंड इट वुड बी अ कोवलेंट मॉलिक्यूल बिकॉज वी नो
हाइड्रोजन और क्लोरीन दोनों नॉन मेटल्स होते हैं, नॉन मेटल्स के बीच में कोवलेंट कंपाउंड बनता है। आगे है सोडियम के साथ रिएक्शन, यहाँ पे आयनिक कंपाउंड बनेगा, हाइड्राइड बनेगा, प्रॉपर ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होगा बिकॉज मेटल और नॉन मेटल के बीच में रिएक्शन हो रही है। इट विल फॉर्म सोडियम हाइड्राइड एंड दिस वुड बी सिंपली वुड बी एन आयनिक कंपाउंड Na+H-। थर्ड इज द रिएक्शन ऑफ कॉपर ऑक्साइड, ये हम भी हमारे देख चुके हैं कि आयरन से लेस रिएक्टिव एलिमेंट्स को, मेटल्स को ये रिड्यूस कर देता है। कॉपर भी इससे ही लेस रिएक्टिव होता है, ये बहुत बार हम देखेंगे पी ब्लॉक चैप्टर में, डी एंड एफ ब्लॉक में। ये तो इसको रिड्यूस कर देगा इनटू कॉपर 0 एंड खुद ये ऑक्सीडाइज हो जाएगा इनटू वाटर। Cu2+ को कॉपर इन 0 में रिड्यूस कर रहा है, इट्स हेल्प गेटिंग ऑक्सीडाइज्ड वाटर एंड ऑफ कोर्स इट वुड आल्सो बी अ कोवेलेंट मॉलिक्यूल वाटर आल्सो। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का कॉम्बिनेशन दोनों नॉन मेटल्स होते हैं। नाउ यूजेस ऑफ डाइहाइड्रोजन आर डिस्कस्ड टू यू, जिसमें से बहुत सारे हमने रिएक्शंस की फॉर्म में ऑलरेडी देख चुके हैं। सिंथेसिस ऑफ अमोनिया में इसका यूज होता है हेबर्स प्रोसेस विच इज यूज इन द मैन्युफैक्चर ऑफ नाइट्रिक एसिड एंड नाइट्रोजनस फर्टिलाइजर्स। तो अमोनिया के क्या क्या यूजेस होते हैं ये पी ब्लॉक में डिटेल्स में हम देखने वाले हैं, तो इसकी चिंता आपको अभी से नहीं करनी है। इट यूज्ड इन द मैन्युफैक्चर ऑफ वनस्पति फैट बाय द हाइड्रोजनेशन ऑफ पॉली अनसैचुरेटेड वेजिटेबल ऑयल्स लाइक सोयाबीन एंड कॉटन सीड। तो ये दोनों वेजिटेबल्स होते हैं, ऑयल्स होते हैं, ये आपको समझने में दिक्कत नहीं होनी चाहिए। सोयाबीन और कॉटन की कॉमन ऑब्जर्वेशन है। पॉली अनसैचुरेटेड वेजिटेबल ऑयल से बनते हैं, ये इंपॉर्टेंट चीज है क्योंकि हाइड्रोजनेशन रिएक्शन में बेसिकली डबल या फिर ट्रिपल बॉन्ड से सिंगल बॉन्ड बन रहे होते हैं, तो वेजिटेबल ऑयल्स में ऐसा ही होता है। ये जो हाइड्रोकार्बन चैप्टर वहां भी हम देखेंगे जहाँ पे एल्काइंस और एल्कीन्स से एल्केन्स बना रहे हैं हम हाइड्रोजनेशन रिएक्शंस के थ्रू, तो वैसा ही यहाँ होता है। अनसैचुरेशन का मतलब डबल और ट्रिपल बॉन्ड है इनमें वेजिटेबल ऑयल्स में, वनस्पति फैट में जब कन्वर्ट कर रहे हैं तो इनका अनसैचुरेशन खत्म कर रहे हैं बाय हाइड्रोजनेशन रिएक्शन। इट इज यूज इन द मैन्युफैक्चर ऑफ मिथेनॉल, ये हमने पीछे भी देखा था। सिन गैस यूज होती है फॉर्मेशन ऑफ मिथेनॉल में, CO पर H2 होती +H2 सिन गैस। एंड यहाँ पे कार्बन मोनोऑक्साइड CO है वन ऑफ द रिएक्टेंट्स, तो इसे आप इसका कैटेगरीज याद रख सकते हैं। कोबाल्ट विच इज आल्सो CO, कैपिटल कार्बन एंड स्मॉल ऑक्सीजन CO। मिथेनॉल की यहाँ पे फॉर्मेशन हो जाती है। काफी सिंपल रिएक्शन है ये। द कंसेप्ट वी हैव जस्ट स्टडीड उसी पे ये बेस्ड है। C ट्रिपल बॉन्ड O से पहले C डबल बॉन्ड O बनेगा एंड फिर क्योंकि 2 हाइड्रोजन मॉलिक्यूल्स यहाँ पे इन्वॉल्व है तो दोबारा हाइड्रोजनेशन होगी और उसे फिर अल्कोहल बनेगा, दोबारा रिडक्शन होगी। एक ही कार्बन क्योंकि यहाँ पे इन्वॉल्व है तो सिंगल कार्बन वाला मिथेनॉल आपके पास एज अ प्रोडक्ट फॉर्म हो जाएगा। वाइडली यूज इन द मैन्युफैक्चर ऑफ मेटल हाइड्राइड्स, ये भी हमने देख लिया था, मेटल्स के साथ कॉम्बिनेशन है हाइड्राइड्स बनते हैं। इट इज यूज फॉर द प्रिपरेशन ऑफ हाइड्रोजन क्लोराइड, वेरी यूजफुल केमिकल, ये भी देख लिया हमने। हाइड्रोजन हैलाइड्स बनते हैं, ये एग्जांपल्स की फॉर्म में भी यहाँ पे इलस्ट्रेट किया गया है। कोवेलेंट मॉलिक्यूल बनता है। इन द मेटलर्जिकल प्रोसेस इट यूज्ड टू रिड्यूस हैवी मेटल ऑक्साइड्स टू मेटल्स। यहाँ पे हैवी मेटल वर्ड इंपॉर्टेंट है क्योंकि जो लाइट मेटल्स होते हैं एस ब्लॉक एलिमेंट्स वो तो स्ट्रॉन्गर रिड्यूसिंग एजेंट होते हैं एज कम्पेयर टू हाइड्रोजन, तो हाइड्रोजन को ही रिड्यूस कर देते हैं वो। इट इज दीज डी एंड एफ ब्लॉक एलिमेंट्स ओनली जिनको हैवी मेटल्स बोल सकते हैं, इनको रिड्यूस कर सकता है हाइड्रोजन, तो मेटलर्जिकल प्रोसेस में इनके रिडक्शन में हेल्प कर सकता है। एग्जाम्पल्स आपको गिवन है एंड कौन से याद कर रहे हैं ये हम ऑलरेडी देख चुके हैं रेडॉक्स रिएक्शन में। यहाँ पे पैलेडियम का एग्जांपल गिवन है विच इज इंडीड अ हैवी मेटल, तो ये सिग्निफिकेंस था इस लाइन का। एटमिक हाइड्रोजन एंड ऑक्सी हाइड्रोजन टॉर्चेस फाइंड यूज फॉर कटिंग एंड वेल्डिंग पर्पसेस। एटमिक हाइड्रोजन एटम्स produced with the help of electric arc are allowed to recombine on the surface to be welded to generate a temperature of 4000 Kelvin। ये टेम्परेचर डेफिनेटली हमें एग्जैक्टली याद नहीं रखना है, लेकिन इतना तो हमें पता ही है कि हाइड्रोजन को डिसोसिएट करने के लिए 5000 केल्विन के अराउंड टेम्परेचर चाहिए होता है। तो डिसोसिएट करने के लिए जब इतना टेम्परेचर लगेगा तो जब वो मिलेगा किसी भी सरफेस के ऊपर तो उतनी एनर्जी या फिर टेम्परेचर रिलीज भी होगा वहां से। एंड फिर वंस इट इज वेल्डेड, एक सरफेस को अगर जोड़ दिया तो उतना ही टेम्परेचर रिक्वायर्ड होगा उसको दोबारा तोड़ने के लिए, तो इसीलिए कटिंग और वेल्डिंग पर्पसेस में यूज किया जा सकता है।
एटॉमिक हाइड्रोजन ड्यू टू दिस प्रॉपर्टी की बहुत ज्यादा एनर्जी रिक्वायर होती है इसके डिसोसिएशन के लिए, एंड उतनी एनर्जी फिर रिलीज भी होती है। दूसरी चीज, एटॉमिक हाइड्रोजन के अलावा ऑक्सी हाइड्रोजन टॉर्चेस यहाँ पे यूज होती हैं। ऑक्सीजन इज द एलिमेंट, नॉट एनी हेलोजन विद हाइड्रोजन। टॉर्चेस में ओ आता है तो इससे आप याद रखिए कि यहाँ पे ऑक्सी हाइड्रोजन है टॉर्चेस, जो कि कटिंग या वेल्डिंग में यूज होती है। नेक्स्ट यूजेस इन रॉकेट फ्यूल इन स्पेस रिसर्च। तो एग्जैक्टली कैसे यूज होता है हाइड्रोजन का रॉकेट फ्यूल में, ये हम इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री चैप्टर में देखेंगे, कौन से प्रोग्राम में इसे यूज किया था। यहाँ आप सिर्फ इतना याद रखिए कि हाइड्रोजन में रो आता है और रॉकेट में भी, तो इससे आपको क्लियर होना चाहिए कि रॉकेट फ्यूल की तरह भी हम इसे यूज कर सकते हैं डाईहाइड्रोजन को। इट इज यूज इन फ्यूल सेल्स फॉर जनरेटिंग इलेक्ट्रिकल एनर्जी, यही चीज मैं आपसे बोल रहा था। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में हम देखेंगे इलेक्ट्रिकल एनर्जी इससे प्रोड्यूस की जा सकती है। इट हैज मैनी एडवांटेजेस ओवर कन्वेंशनल फॉसिल फ्यूल्स एंड इलेक्ट्रिकल पावर। It does not produce any pollution and releases greater energy per unit mass of fuel in comparison to gasoline and other fuels। तो ये एक एडवांटेज होता है हाइड्रोजन को फ्यूल यूज करने का। फॉसिल फ्यूल्स यानी पेट्रोल में हम जानते हैं काफी पोल्यूशन होता है, इसमें पोल्यूशन नहीं होगा क्योंकि यहाँ पे कोई भी फॉसिल फ्यूल बर्न नहीं हो रहा है, उसके कंबशन से पोल्यूशन होता है। हाइड्रोजन में ये एडवांटेज हमें मिलती है। एंड पर यूनिट मास, ये चीज आपको यहाँ पे याद रखनी है, आगे टेबल दी हुई है वहां पे डिस्कस कर लेंगे क्यों यूनिट मास में ज्यादा एनर्जी रिलीज करता है, ना कि पर यूनिट मोल में या फिर पर यूनिट वॉल्यूम। ये दोनों कंपैरिजन वहां पे देख लेंगे, यूनिट मास वहां पे देख लिया जाएगा। गैसोलीन पेट्रोल होता है, अगेन इसका अल्टरनेट नेम आप बोल सकते हैं। गैसोलीन में ओल आता है और पेट्रोल में भी, इसे आप याद रखेंगे। इट इज अनदर नेम ऑफ पेट्रोल ओनली, इससे घबराने की जरूरत नहीं है आपको। एंड पॉल्यूशन से यहाँ पे मतलब डेफिनेटली कार्बन डाइऑक्साइड से है, जो कि फॉसिल फ्यूल के कंबशन से रिलीज होती है, यहाँ पे वो प्रिवेंट हो जाती है जब हाइड्रोजन आप यूज करते हैं एज अ फ्यूल। नेक्स्ट इज द कंसेप्ट ऑफ हाइड्राइड्स। डाई हाइड्रोजन कंबाइंस विद ऑल एलिमेंट्स एक्सेप्ट नोबल गैसेज टू फॉर्म बाइनरी कंपाउंड्स कॉल्ड हाइड्राइड्स। बाइनरी मींस दो ही एलिमेंट जिनमें इन्वॉल्व हो, एक दूसरा मेटल नॉन मेटल, इन दोनों में कोई भी हो सकता है, एंड दूसरा हाइड्रोजन। नोबल गैसेस से ऑफ कोर्स सिर्फ कुछ ही एलिमेंट्स कंबाइन कर सकते हैं, जैसे ऑक्सीजन या फ्लोरीन, क्योंकि उनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होती है यानी रिएक्टिविटी ज्यादा होती है, तो सिर्फ वही कंबाइन कर सकते हैं नोबल गैसेस के साथ। हाइड्रोजन में ये कैपेसिटी नहीं होती क्योंकि इसकी ऑलरेडी बहुत कम रिएक्टिविटी है, तो नोबल गैसेस के अलावा दूसरे एलिमेंट से कंबाइन कर सकते हैं टू फॉर्म हाइड्राइड्स। इफ ई इज द सिंबल ऑफ एनी एलिमेंट देन हाइड्राइड को रिप्रेजेंट किया जा सकता है दो फॉर्मूला से, एक EHX या फिर EMHN, ये दो ही पॉसिबिलिटी है। एक्स की वैल्यू 2 होती है एल्कलाइन अर्थ मेटल्स के केस में, यहाँ पे मैग्नीशियम हाइड्राइड का एग्जांपल दिया गया है, एंड एल्कली मेटल के केस में 1 होती है इसकी वैल्यू। एंड ऐसे ही जब पी ब्लॉक एलिमेंट्स के साथ इन्वॉल्व होगा तो वैलेंसी के हिसाब से इसकी वैल्यू वेरी करती रहती है। और EMHN का एग्जांपल है B2H6 बोरोन हाइड्राइड। बेसिकली ये BH3 होता है कंपाउंड बोरोन हाइड्राइड, लेकिन बोरोन क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट कंपाउंड बनाता है हाइड्रोजन के साथ, तो इस ऑक्टेट पूरा करने के लिए डायमर की फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, दैट विल सी इन द पी ब्लॉक चैप्टर आल्सो। ये 3 टाइप्स में क्लासिफाई किए जाते हैं हाइड्राइड्स, आयोनिक, सलाइन और साल्ट लाइक। आयंस ही साल्ट बनाते हैं, तो ये याद रखना आसान है। एंड पता होना चाहिए आपको कि आयोनिक, कोवलेंट और मेटालिक के दूसरे नाम भी क्या हैं। कोवलेंट को मोलिक्यूलर हाइड्राइड्स बोलते हैं, ये मोलिक्यूल्स की फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं। आयनिक वाले क्रिस्टल्स की फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं, साल्ट जो होते हैं जैसे सोडियम क्लोराइड होता है। और तीसरा है मेटलिक या नॉन स्टोइकोमेट्रिक, ये दोनों स्टोइकोमेट्रिक होते हैं, यानी जो हमारा एलिमेंट है जिससे हाइड्रोजन कंबाइन कर रहा है, मेटल या नॉन मेटल, और हाइड्रोजन दोनों होल रेशो नंबर रेशो में एग्जिस्ट करते हैं। मेटलिक नॉन स्टोइकोमेट्रिक होते हैं, मींस हाइड्रोजन हमेशा डेफिशिएंट होता है इनमें, स्टोइकोमेट्री मेंटेन नहीं होती होल नंबर रेशो। एंड ये हम सॉलिड स्टेट में भी देखने वाले हैं कि नॉन स्टोइकोमेट्रिक हाइड्राइड्स नहीं, बेसिकली कंपाउंड्स D एंड F ब्लॉक एलिमेंट्स ही बनाता है। ये ट्रांजिशन है बेसिकली बहुत बढ़िया इनमें। S ब्लॉक एलिमेंट्स आयनिक बनाते हैं और P ब्लॉक एलिमेंट्स कोवलेंट मॉलिक्यूलर हाइड्राइड्स, और मेटलिक वाले D एंड F ब्लॉक बनाते हैं।
तो ये ट्रांजिशन आपको इसमें ध्यान होना चाहिए। द फर्स्ट वन इज आयनिक और सलाइन हाइड्राइड्स, दीज आर स्टोइकियोमेट्रिक कंपाउंड्स ऑफ डाइहाइड्रोजन विद मोस्ट ऑफ द एस ब्लॉक एलिमेंट्स विच आर हाईली इलेक्ट्रोपॉजिटिव इन कैरेक्टर। मोस्ट यहाँ पे इसलिए गया क्योंकि सारे के साथ नहीं बनाया जाता। आगे देखिए, हावर सिग्निफिकेंट कोवलेंट कैरेक्टर इज फाउंड इन लाइटर मेटल हाइड्राइड सच एज लिथियम, बेरिलियम एंड मैग्नीशियम हाइड्राइड। तो इसलिए यहाँ पे मोस्ट वर्ड यूज किया गया है। आयोनिक या सलाइन हाइड्राइड्स मोस्ट ऑफ द एस ब्लॉक एलिमेंट्स फॉर्म करते हैं, इवन दो कोवलेंट इन सब में पाया जाता है। ये एस ब्लॉक चैप्टर में भी आप देखेंगे। लिथियम पहला होता है एल्कली मेटर, बेरिलियम पहला एल्कलाइन अर्थ मेटर होता है, मैग्नीशियम दूसरा होता है। ऊपर वाले जो एल्कली या एल्कलाइन अर्थ मेटल्स होते हैं उनमें सिग्निफिकेंट कोवलेंट कैरेक्टर पाया जाता है। ये वन ऑफ द मेन आप बोल सकते हैं कंसेप्ट होता है एस ब्लॉक चैप्टर का। एंड किसी भी अदर चैप्टर, दूसरे चैप्टर का इनऑर्गेनिक में जो है, जो ये क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स में पढ़ाए थे कि सेकंड ग्रुप के एलिमेंट्स डिफर करते हैं थर्ड ग्रुप से इन मैनी प्रॉपर्टीज ड्यू टू सर्टेन कैरेक्टरिस्टिक्स एसोसिएटेड विद देम लाइक हाई आयनाइजेशन एंथैल्पी एंड स्मॉल साइज। तो वही रीजन है कि कोवलेंट नेचर होता है इन तीनों कंपाउंड्स का, हाइड्राइड्स का। इवन तो यहाँ पे आपको कंफ्यूजन हो सकती है कि लिथियम और बेरिलियम ये दो ही होते हैं सेकंड ग्रुप के एलिमेंट्स, तो सेकंड पीरियड के, तो इन्हीं का कोवलेंट कैरेक्टर होना चाहिए ना। मैग्नीशियम इनके साथ क्या कर रहा है, तो इसको आप ऐसे याद कर सकते हैं। ये एस ब्लॉक एलिमेंट्स में देखेंगे लिथियम और मैग्नीशियम की डायगोनल रिलेशनशिप होती है, मींस इनकी प्रॉपर्टीज सिमिलर होती हैं। ये क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स में भी शायद हमने देखा था। तो इसलिए अगर कोवलेंट नेचर है लिथियम के हाइड्राइड का तो मैग्नीशियम के हाइड्राइड के भी होगा। इनफैक्ट बेरिलियम हाइड्राइड एंड मैग्नीशियम हाइड्राइड पॉलीमेरिक इन नेचर। ये एस ब्लॉक एलिमेंट्स में हम देखेंगे। बेरिलियम क्लोराइड का आई थिंक वहां पे एग्जांपल लिया हुआ है। ये पॉलीमर की फॉर्म में एग्जिस्ट करता है सॉलिड स्टेट में, और वेपर फेज में ये डायमर फॉर्म करता है। तो वहां से आपको याद हो जाएगा कि BeCl2 के जैसी ही फॉर्मेशन होती है ना BeH2 की, तो ये भी पॉलीमर की फॉर्म में एग्जिस्ट करेगा। एंड इसी के ग्रुप का, इसी के नीचे आता है मैग्नीशियम, तो ये भी पॉलीमर के फॉर्म में होगा क्योंकि सेम ग्रुप की सेम प्रॉपर्टीज होती हैं। इसी के नीचे आ रहा है बिल्कुल ही। द आयनिक हाइड्राइड्स आर क्रिस्टलाइन, नॉन वोलेटाइल एंड नॉन कंडक्टिंग इन द सॉलिड स्टेट। तो क्रिस्टलाइन होता है, ये तो हम जानते हैं केमिकल बॉन्डिंग में ही आयनिक कंपाउंड्स। नॉन कंडक्टिंग होते हैं, ये भी हमें पता है सॉलिड स्टेट में। एक्वस सॉल्यूशन में जब आयंस रिलीज हो जाते हैं प्लस और माइनस की फॉर्म में, तब रिएक्टिविटी होती है। कंडक्टिविटी, कंडक्ट करता है ये इलेक्ट्रिसिटी, ना कि सॉलिड स्टेट में, क्योंकि मूव नहीं कर सकते उसमें आयंस। ये दोनों चीजें हमें क्लियर है। नॉन वोलेटाइल होते हैं, ये जो वोलेटिलिटी होती है, वेपर फेज में जाने की एबिलिटी, ये नॉन मेटल्स के साथ एसोसिएटेड होती है, क्योंकि यूजुअली वही लिक्विड्स या फिर वेपर्स की फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं। मेटल्स क्योंकि क्रिस्टल बनाते हैं सॉलिड स्टेट में, तो इनके पास नॉन वोलेटाइल नेचर होता है इनका। Or their melts conduct electricity and on electrolysis liberate dihydrogen gas which confirm the existence of H minus ion। तो हाइड्राइड में H minus ion होता ही है। एंड ये मैंने अभी आपको बताया कि मेल्ट्स में आयंस फ्री हो जाते हैं तो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट हो जाती है, लेकिन H माइनस एग्जिस्ट करता है, इसकी प्रेजेंस कंफर्म की जाती है डाई हाइड्रोजन की अपीयरेंस से। ये आपको पता होना चाहिए। H माइनस कंबाइन करके फॉर्म करेंगे H2 एंड एनोड पे रिएक्शन हो रही है, इसका मतलब ऑक्सीडेशन होगी। -1 से 0 में जा रही है हाइड्रोजन, ऑक्सीडेशन हो ही रही है। सलाइन या आयनिक हाइड्राइड्स रिएक्ट वॉयलेंटली विद वाटर प्रोड्यूसिंग डाई हाइड्रोजन गैस। तो इस रिएक्शन को समझ लेते हैं पहले। वाटर यहाँ पे टूटेगा H प्लस और OH माइनस में, OH माइनस Na प्लस से कंबाइन करेगा टू फॉर्म सोडियम हाइड्रोक्साइड। यहाँ पे H माइनस बचेगा, यहाँ से H प्लस बचेगा, दो कणों कंबाइन करके H2 बनाएंगे। अब आपको समझ में आ रहा होगा क्योंकि यहाँ पे फॉर्मेशन हो रही है H2 की, विच विल कॉज अ लॉट ऑफ एनर्जी टू रिलीज, इसलिए इस रिएक्शन को वॉयलेंट बोला गया है। lithium hydride is rather unreactive at moderate temperature with O2 or Cl2, therefore it is used for the synthesis of other useful hydrides। बेसिकली यहाँ पे हम चेक करने की कोशिश कर रहे हैं द रिएक्टिविटी ऑफ सलाइन और आयनिक हाइड्राइड्स। लिथियम हाइड्राइड क्योंकि आयनिक होता ही नहीं है, तो इसलिए वाटर तो छोड़िए,
जो हाईली रिएक्टिव एलिमेंट्स होते हैं ऑक्सीजन और क्लोरीन, इनके साथ भी ये रिएक्ट नहीं करेगा, अनरिएक्टिव होता है, तो रहेगा तो ये लिथियम हाइड्राइड में ही। लेकिन इसका अगर हमें यूज करना है तो हमें इसको कुछ ऐसे हाइड्राइड्स में कन्वर्ट कर लेना होगा जो यूजफुल होते हैं। तो इसलिए एल्यूमिनियम क्लोराइड और बोरोन हाइड्राइड से इसकी रिएक्शन करवा दी जाती है। लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड फर्स्ट केस में बन जाता है, लिथियम बोरो हाइड्राइड सेकंड केस में। ये दोनों ही रिड्यूसिंग एजेंट होते हैं जो आप ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में एनकाउंटर करेंगे। इवन दो लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड एक स्ट्रॉन्गर रिड्यूसिंग एजेंट होता है दूसरे से, बिकॉज इसमें एल्यूमिनियम आता है जो कि एक मोर रिएक्टिव एलिमेंट होता है। +3 ऑक्सीडेशन स्टेट होती है इसमें बोरोन और एल्यूमिनियम दोनों की, तो इससे इन दोनों के फॉर्मूला प्रिडिक्ट किया जा सकते हैं। एंड इन द फर्स्ट केस लिथियम क्लोराइड भी बनता है, सेकंड में ऐसी कोई पॉसिबिलिटी नहीं है, बोरोन और हाइड्रोजन दो ही एलिमेंट्स है तो LiBH4 में इंक्लूड हो जाते हैं। क्लोरीन क्योंकि एक एक्स्ट्रा आ जाता है फर्स्ट केस में, तो इसलिए लिथियम क्लोराइड की भी फॉर्मेशन यहाँ पे हो जाती है। इसको आप ऐसे याद रख सकते हैं, Cl2 में अगर 2 क्लोरीन एक साथ कोशिश करेंगे तो नहीं बनेगा, 6 एक साथ आ गए तो ये रिएक्शन हो जाएगी और लिथियम क्लोराइड बन जाएगा। स्टोइकियोमेट्री रटने की जरूरत नहीं होती इनऑर्गेनिक की रिएक्शन में, आपको वो ऑटोमेटिकली हो जाती है। नंबर ऑफ एलिमेंट्स, नंबर ऑफ एटम्स LHS और RH में बैलेंस कर जाने पर। नाउ नेक्स्ट इज कोवलेंट और मोलिकुलर हाइड्राइड्स। पी ब्लॉक एलिमेंट्स ये फॉर्म करेंगे, एग्जांपल है CH4 NH3 H2O एंड HF। For convenience, hydrogen compounds of non-metals have also been considered as hydrides. Being covalents, they are volatile compounds. तो ये मैंने आपको बताया था कि नॉन मेटल्स के कंपाउंड्स वोलाटाइल होते हैं क्योंकि लिक्विड्स और वेपर फॉर्म में यूजुअली क्योंकि ये एग्जिस्ट करते हैं। एंड यहाँ पे लिखा गया है कि कन्वीनियंस के लिए ही ऐसा बोला गया कि हाइड्रोजन कंपाउंड्स भी हाइड्राइड्स होते हैं। ये हम जानते हैं कि हाइड्राइड्स ओरिजिनली ये वर्ड यूज किया जाता है मेटल हाइड्राइड्स के लिए जिसमें नेगेटिव चार्ज होता है हाइड्रोजन पे। यहाँ पे देखिए CH4 NH3 H2O HF, इन सभी केसेस में पॉजिटिव चार्ज है हाइड्रोजन के ऊपर। तो हाइड्राइड्स बाइनरी कंपाउंड्स सीधे सीधे इनको नहीं बोल सकते, सिर्फ कन्वीनियंस के लिए हम बोल रहे हैं यहाँ पे। टू मेक 3 सेपरेट कैटेगरीज, तीनों एक में स्टडी किया जा सके हाइड्राइड्स को, आयनिक, कोवलेंट और मेटालिक, इसलिए कन्वीनियंस के लिए ऐसा बोला जाता है। ओरिजिनली आप जानते हैं कि हाइड्राइड सिर्फ मेटल ही फॉर्म करते हैं, जहां पे मेटल्स पे पॉजिटिव चार्ज होता है और हाइड्रोजन पे नेगेटिव होता है। दैट वी नो फ्रॉम रेडॉक्स रिएक्शन, जहाँ पे ऑक्सीडेशन नंबर के रूल्स थे वहां पे ये चीज बताई गई है। These covalent hydrides are further classified into three categories: electron deficient, precise and electron rich hydrides. इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट जैसा कि नाम बता रहा है, इनमें टू फ्यू इलेक्ट्रॉन्स होते हैं फॉर राइटिंग ल्यूइस स्ट्रक्चर। वी नो फ्रॉम केमिकल बॉन्डिंग ल्यूइस स्ट्रक्चर राइट करने के लिए ऑक्टेट कंप्लीट होना चाहिए, तो यहाँ पे ऑक्टेट कंप्लीट नहीं होगा ऐसा बोल रहा है। डाइबोरेन इसका एग्जांपल है, बोरोन हाइड्राइड्स। इनफैक्ट ऑल द एलिमेंट्स ऑफ ग्रुप 13 फॉर्म इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट हाइड्राइड्स ओनली एंड दीज आर कॉल्ड लुईस एसिड, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन्स एक्सेप्टर्स होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स की कमी होती है, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट। एंड ये इनकी ग्रुप वैलेंसी से क्लियर होता है कि सभी एलिमेंट्स फॉर्म करेंगे ग्रुप 13 के। आगे है इलेक्ट्रॉन प्रिसाइज कंपाउंड, इनमें रिक्वायर्ड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं टू राइट लुईस स्ट्रक्चर, यानी 8 हो जाते हैं इसमें। ग्रुप 14 के एलिमेंट्स एग्जांपल CH4 फॉर्म करते हैं। टेट्राहेड्रल इनकी ज्योमेट्री होती है, केमिकल बॉन्डिंग से हम जानते हैं CH4 टेट्राहेड्रल होता है। तो 13 ग्रुप इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट, फिर इलेक्ट्रॉन प्रिसाइज 14 है, उसके बाद 15 16 17 ये तीनों इलेक्ट्रॉन रिच हाइड्राइड्स फॉर्म करते हैं which have excess of electron which are present in the form of lone pairs। जैसे NH3 में एक लोन पेयर होता है, अमोनिया में, वाटर में 2 होते हैं और HF में 3 लोन पेयर्स होते हैं, इसलिए इलेक्ट्रॉन प्रिसाइज बोला जाता है। इनमें रिक्वायर्ड नंबर से भी ज्यादा है। लुईस बेसिस इनको बोला जाता है क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन डोनेट कर सकते हैं, इलेक्ट्रॉन पेयर के डोनेटर को लुईस बेस होते हैं, दैट वी नो फ्रॉम इक्विलिब्रियम चैप्टर। And in highly electronegative elements like nitrogen, oxygen and fluorine, this leads to the formation of hydrogen bond between the molecules. This leads to the association of molecules। तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग कैसे फिजिकल प्रॉपर्टीज इन्फ्लुएंस करती है मॉलिक्यूल्स की,
सब्सटेंसेस की, ये हम केमिकल बॉन्डिंग चैप्टर में देख चुके हैं। एंड बेसिकली यहाँ पे इंटरेक्शन होता है लोन पेयर ऑफ दीज इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स एंड हाइड्रोजन के बीच में, विच लीड्स टू हाइड्रोजन बॉन्ड फॉर्मेशन। इसी का यूटिलाइजेशन इस एग्जांपल 9.2 में किया गया है। Would you expect the hydrides of nitrogen, oxygen, fluorine to have lower boiling point than the hydrides of their subsequent group members? तो नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और फ्लोरीन, इनके नीचे जो एलिमेंट्स आते हैं उनके जो हाइड्राइड्स बनेंगे उनसे इनका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होगा या कम होगा? तो क्योंकि इन तीनों में हाइड्रोजन बॉन्डिंग इन्वॉल्व होती है तो डेफिनेटली दे वुड हैव हायर बॉइलिंग पॉइंट देन देयर सब्सिक्वेंट ग्रुप मेंबर्स। सिर्फ सीधा सा यही रीजन है इसका। Magnitude of hydrogen bonding in hydrides will be quite appreciable, nitrogen or oxygen or fluorine के, hence the boiling point of ammonia, water and HF will be higher than hydrides of their subsequent group members, जहाँ पे हाइड्रोजन बॉन्डिंग एब्सेंट होगी। इवन दो क्लोरीन के केस में कहीं कहीं पाई जाती है, लेकिन ऑक्सीजन के नीचे जो सल्फर आता था, नाइट्रोजन के नीचे जो फॉस्फोरस आता है, उनमें तो बिल्कुल ही एब्सेंट होती है। लेकिन एक्सटेंट ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग तो डेफिनेटली HF के केस में ज्यादा होगा ना, HCl से भी, तो इसलिए बॉइलिंग पॉइंट इन केसेस में इंक्रीज हो जाते हैं। दिस इज द इम्पैक्ट ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग फिजिकल प्रॉपर्टीज पे। बॉइलिंग पॉइंट इज ऑफ कोर्स अ फिजिकल प्रॉपर्टी दैट वी नो फ्रॉम बेसिक कंसेप्ट, सम बेसिक कंसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री चैप्टर। एंड ये यहाँ से भी समझा जा सकता है, अगर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी मॉलिक्यूल्स के बीच में, यानी लिक्विड स्टेट में वो मोर एसोसिएटेड होंगे, स्ट्रॉन्गर इंटरेक्शंस होंगे इनके बीच में, तो उनको सेपरेट करने के लिए वेपर फेज में हमें ज्यादा टेम्परेचर लगाना पड़ेगा और ज्यादा एनर्जी की रिक्वायरमेंट होगी। तो बॉइलिंग पॉइंट वो टेम्परेचर इंक्रीज हो जाएगा जहाँ पे वेपर फेज में सेपरेट करना होता है हमें लिक्विड को, उसका ट्रांजिशन वेपर फेज में, तो इसलिए बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज हो रहा है हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से। लास्ट हाइड्राइड्स आर मेटेलिक और नॉन स्टोइकोमेट्रिक, इनको इंटरस्टिशियल हाइड्राइड्स भी बोलते हैं। इसके बारे में चिंता करने की आपको जरूरत नहीं है, सॉलिड स्टेट चैप्टर में देखेंगे, इंटरस्टिशियल के अंडर ही ये कैटेगरी आती है, नॉन स्टोइकोमेट्रिक। दीज आर फॉर्म्ड बाय D and F ब्लॉक एलिमेंट्स एंड 7, 8 and 9 ग्रुप्स डू नॉट फॉर्म हाइड्राइड। इवन ग्रुप 6 में भी सिर्फ क्रोमियम फॉर्म करता है, यानी सबसे पहला, उससे नीचे वाले D and F ब्लॉक एलिमेंट्स नहीं फॉर्म करते हाइड्राइड्स को। क्रोमियम फॉर्म करता है सिर्फ एक, ये आपको याद रखना है। एंड ये जो दूसरे एग्जांपल्स हैं, ये नीचे जो हाइड्राइड्स के एग्जांपल दिए हैं उनसे आप लर्न कर सकते हैं। वेंडियम का देखिए पहले दिया हुआ है, वेंडियम आता है ग्रुप 6, ग्रुप 5 के अंदर, बेसिकली क्रोमियम से पहले आता है, तो 5 का भी यहाँ पे एग्जांपल गिवन है। एंड 9 के बाद ग्रुप 10 आता है जिसमें निकल आता है, उसका भी एग्जांपल गिवन है। तो 5 और 10 आपको एग्जांपल गिवन है, तो इससे आपको याद हो जाएगा। 5 के बाद 6 में क्रोमियम का तो CRS यहाँ पे दिया हुआ है, 7, 8, 9 नहीं फॉर्म करते, ये आपको ऐसे याद हो जाएगा इन एग्जाम्पल से जो आपको गिवन है यहाँ पे। एंड ग्रुप 6 में सिर्फ क्रोमियम फॉर्म करता है ये हाइड्राइड के। आप इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन से समझ सकते हैं, 3d5 4s1 होती है। एक इलेक्ट्रॉन लूज करके ये एक नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन में चला जाता है, नोबल गैस नहीं, बेसिकली हाफ फील्ड हो जाती है 3d5 एंड हाफ फील्ड इज ज्यादा स्टेबल है, तो इसलिए ये फॉर्म कर लेता है सिर्फ क्रोमियम इन ग्रुप 6। These hydrides conduct heat and electricity though not as efficiently as their parent metals do। इसको आप ऐसे याद रख सकते हैं कि जब पेरेंट मेटल्स होंगे तो वो अकेले होंगे, दौड़ने में आसानी होगी इन द जब इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कर रहे होंगे वो। लेकिन जब हाइड्रोजन एसोसिएट हो जाएगा तो उसका क्या बोलते हैं उसको, वेट इंक्रीज हो जाएगा, तो उसको दौड़ने में तकलीफ होगी, उसको उस स्पीड से नहीं कंडक्ट कर पाएगा। इसलिए इलेक्ट्रिसिटी और हीट, ये दोनों जो हाइड्राइड्स होते हैं, इनकी कंडक्ट करने की एफिशिएंसी कम हो जाती है, इसको ऐसे समझा जा सकता है। अनलाइक सलाइन हाइड्राइड्स जो कि आयनिक हाइड्राइड्स थे, दीज आर ऑलवेज नॉन स्टोइकोमेट्रिक। सलाइन और अपना जो कोवेलेंट थे वो दोनों स्टोइकोमेट्रिक थे। दीज आर ऑलवेज नॉन स्टोइकोमेट्रिक बीइंग ऑलवेज डेफिशिएंट इन हाइड्रोजन। ये आप इनके एग्जांपल से कंफर्म कर सकते हैं। लैंथेनम की वैलेंसी 3 होती है, तो इसमें 3 होने चाहिए, तो उससे कम रहेगा, 2.87 है। यट्रबियम की 3 होती है, इसमें 2.55 है, तो 3 से कम है हाइड्रोजन। टाइटेनियम की 2 होती है, यहाँ पे 1.5 से 1.8, 2 से कम है। तो ऐसे
इन एग्जाम्पल से आप समझ सकते हैं कि जिस भी मेटल की जो भी वैलेंसी होगी उससे कम ही होगा हाइड्रोजन। इट इज ऑलवेज बी डेफिनेट इन हाइड्रोजन ओनली। इन सच हाइड्राइड्स लॉ ऑफ कांस्टेंट कंपोजिशन डज नॉट होल्ड गुड। तो कौन सा लॉ यहाँ पे वैलिड नहीं होता, जो सब बेसिक कंसेप्ट में हमें पढ़ा था, ये भी आपको पता होना चाहिए। कांस्टेंट कंपोजिशन का लॉ कहता है कि कोई भी कंपाउंड का सोर्स चाहे जो भी हो, उनमें जो एलिमेंट्स एटम्स इन्वॉल्व है उनका रेशियो सेम रहता है। जैसे कार्बन डाइऑक्साइड का वहां पे एग्जांपल लिया था, उसमें एक कार्बन होगा, दो ऑक्सीजन होंगे, चाहे सोर्स कुछ भी हो उसका। लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं है। हाइड्रोजन की जो क्या बोलते हैं वैल्यू है वो वेरी कर रही है। देखिए 0.6 से 0.8, बहुत सारे 1.5 से 1.8 वेरिएबल है। हाइड्रोजन की कंपोजिशन कांस्टेंट नहीं है, तो कांस्टेंट कंपोजिशन का लॉ यहाँ पे वैलिड नहीं होगा। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, you should remember it. Earlier it was thought that in these hydrides hydrogen occupies interstices in the metal lattice producing distortion without any change in its type। तो distortion तो definitely produce हो ही रहा है। जो लैटिस स्ट्रक्चर थी मेटल की, जो फ्री स्पेसेस थे उसमें उसको ऑक्यूपाई कर रहा है कोई दूसरा एलिमेंट, तो डिस्टॉर्शन तो इस लैटिस में हो ही रहा है। लेकिन चेंज शेप चेंज नहीं हो रही है। हम लैटिसेस की देखेंगे, यूनिट सेल्स होती हैं सॉलिड स्टेट में, उनकी डिफरेंट शेप होती है, तो शेप नहीं चेंज होती उस लैटिस की। ऐसा पहले माना जाता था लेकिन ऐसा नहीं होता एक्चुअली में। ये हम आगे पढ़ेंगे। कंसिक्वेंटली देयर वर टर्म्ड एज इंटरस्टिशियल हाइड्राइड, क्योंकि इंटरस्टिशियल स्पेस ऑक्यूपाई कर रहा था हाइड्रोजन। However, recent studies have shown that except for the hydrides of nickel, palladium, cerium and actinium, other hydrides of this class have lattice different from their parent metal। तो ये चार मेटल्स होते हैं सिर्फ जिनमें लैटिस चेंज नहीं होता हाइड्रोजन के एडिशन से, बाकी सारे हाइड्राइड्स में चेंज हो जाता है। इनको लर्न करने के लिए मैंने एक ट्रिक बनाई है, इवन दो इनकी पोजीशन ऐसी है कुछ पीरियोडिक टेबल में कि ऐसे ही याद हो जाए। निकल के नीचे पैलिडियम आता है और एक्टीनियम के नीचे सीरियम आता है, लेकिन एग्जैक्टली यही एलिमेंट्स हैं। इसको याद रखने के लिए आप ट्रिक भी यूज कर सकते हैं। ACPD से नी पंगा लो, वो वैसे का वैसा रहेगा। ये हाइड्रोजन के लिए सलाह मैंने दी है कि हाइड्रोजन को इन चारों एलिमेंट्स मेटल से पंगा नहीं लेना चाहिए, क्योंकि इनके लैटिस को वो चेंज नहीं कर पाएगा, मीन्स इनका वो कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। इसको याद रखने के लिए आप ACP भी याद रख सकते हैं, जो कि CID में होता है, और ACP और डी से दया, ये कैरेक्टर CID में होते हैं, तो इससे याद रखने में आपको आसानी होगी। तो दिस द ट्रिक आप इस्तेमाल कर सकते हैं इसका, इन चारों मेटल्स को याद रखने के लिए कि इनमें चेंज नहीं होगा लैटिस, बाकी सारे मेटल्स में चेंज होगा हाइड्रोजन के एडिशन से। The property of absorption of hydrogen on transition metal is widely used in catalytic reduction of hydrogenation reaction for the preparation of large number of compounds। तो हाइड्रोजनेशन के लिए हम जानते हैं निकल, पैलेडियम और प्लैटिनम, ये तीनों मेटल्स यूज होते हैं। ये हमने अब तरीका भी देख लिया एग्जैक्टली कि कैसा होता है। हाइड्रोजन एब्जॉर्ब किया होता है इन मेटल्स ने, एंड उनके सरफेस पे फिर ये रिएक्शंस कैरी आउट किया जाती हैं। Some of the metals, example palladium and platinum, can accommodate a very large volume of hydrogen and therefore can be used as storage media। तो निकल का यहाँ पे नाम ही इसलिए मेंशन नहीं किया गया है, इससे आप याद रख सकते हैं कि जैसे जैसे मेटल का साइज इंक्रीज करता जाता है, उसके हाइड्रोजन को होल्ड करने की, एब्जॉर्ब करने की कैपेसिटी भी इंक्रीज होती जाती है। निकल क्योंकि सबसे छोटा होता है इसलिए यहाँ पे उसको मेंशन ही नहीं किया गया है। दिस प्रॉपर्टी हैज हाई पोटेंशियल फॉर हाइड्रोजन स्टोरेज एंड एज अ सोर्स ऑफ एनर्जी। तो हाइड्रोजन इकोनॉमी में हम पढ़ते हैं कि हाइड्रोजन का जो सोर्स ऑफ एनर्जी यूज किया जाता है। हाइड्रोजन अगर स्टोर होगी तो उसको सोर्स ऑफ एनर्जी भी बोल सकते हैं। एंड यहाँ से आप याद रख सकते हैं कि हाई पोटेंशियल किन एलिमेंट्स में, मेटल्स में होता है। P से पोटेंशियल और P से पैलेडियम और प्लैटिनम, ये दोनों एग्जांपल आप ऐसे लर्न कर पाएंगे यहाँ से। प्रॉब्लम 9.3, कैन फॉस्फोरस विद आउटर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 3s2 3p3 फॉर्म PH5। तो ऐसा ही एक एग्जाम्पल हमें देखने को मिलता है P ब्लॉक चैप्टर में भी, जो कि S ब्लॉक के बाद आएगा इसी बुक के अंदर। वहां पे SiCl4 फॉर्म हो जाता है ना,
SiCl6 फॉर्म नहीं होता। वैसे ही यहाँ पे भी पी ब्लॉक चैप्टर हम देखेंगे क्लास 12 में कि फॉस्फीन डू एग्जिस्ट, हमें उसकी प्रोपेशन भी देखनी है। pH3 होती है फॉस्फीन, लेकिन pH5 एग्जिस्ट नहीं करती। तो ये दोनों सिमिलर से एग्जांपल हैं, ये केमिस्ट्री में एक साथ हमें लर्न करनी होती है। pH3 एग्जिस्ट करता है, pH5 नहीं। SiCl4 एग्जिस्ट करता है एंड SiCl6 नहीं। इनके रीजंस भी ऑलमोस्ट सिमिलर होते हैं। इंटरेक्शन Si और Cl के बीच में जो होता है उससे इनफ एनर्जी रिलीज नहीं होती। वैसा ही यहाँ पे भी फॉस्फोरस हाइड्रोजन के बीच में इंटरेक्शन है, उसमें इनफ एनर्जी रिलीज नहीं होती फॉर देयर फॉर्मेशन। तो रीजंस क्या है कि वाई PF5 डजंट एग्जिस्ट, इट इज हाई एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन ऑफ डाइहाइड्रोजन। This is a point that we have repeated many times in this chapter. Enthalpy of atomization means atoms में convert कर लिए गए डाइहाइड्रोजन को 5000 केल्विन के आसपास टेम्परेचर अप्लाई करना पड़ता है, which requires a hell lot of energy। तो एट फर्स्ट प्लेस जब एटम्स में कन्वर्ट होगा ही नहीं है तो फॉस्फोरस के साथ कैसे रिएक्ट करेगा। तो पहला तो रीजन ये है। और दूसरा एंथैल्पी, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी वैल्यू ऑफ हाइड्रोजन की कम होती है काफी, ये हमने देखा था उस टेबल में, -73 एग्जैक्ट वैल्यू होती है, हेलोजन से कम होती है बेसिकली। इसलिए आप देखेंगे कि PCl5 एग्जिस्ट करता है, क्लोरीन जो कि एक हेलोजन है, तो उसकी इनफ एनर्जी होती है इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी रिलीज, तो इसलिए PCl5 एग्जिस्ट कर जाता है। इसकी बहुत कम होती है, रिएक्टिविटी इसलिए कम है, तो इसलिए दीज टू फैक्टर्स डू नॉट फेवर द फॉर्मेशन ऑफ PH5। Now next compound important one of hydrogen is water after dihydrogen। ह्यूमन बॉडी में 65% होता है वाटर, दैट वी नो फ्रॉम बायोमोलिक्यूल चैप्टर। लिविंग टिश्यूज में अराउंड 70% होता है, तो इसको अराउंड 70% आप मान सकते हैं। एंड सम प्लांट्स इवन हैव 95% वाटर। ये एक ट्रांसपोर्टिंग प्लांट्स जो चैप्टर है बायोलॉजी में उसमें आता है कि मोस्ट ऑफ द प्लांट्स 90% वाटर कंस्टिट्यूट करते हैं, तो इसको 95 को ऑलमोस्ट 90 मान सकते हैं यहाँ पे। आगे टेबल 9.2 में आपको बताया गया है कि वर्ल्ड की वाटर रिक्वायरमेंट किन किन सोर्सेज से फुलफिल की जाती है। तो इस टेबल में कोई आपको वैल्यूज लर्न नहीं करनी है, एज ए जनरल आइडिया आपको पता होना चाहिए, क्योंकि मोस्ट ऑफ द स्पेस जहां पे वाटर पाया जाता है 70% ऑफ द अर्थ, क्योंकि ओशियंस में ही वो पाया जाता है, तो इसलिए ओशियंस आर द मेजर सोर्स जहां से वाटर सप्लाई की जाती है। अबव 90%, 97 में आपको एग्जैक्टली याद नहीं रखना है, अबव 90 ओशियन से लिया जाता है। सिर्फ ये एक पॉइंट देखने लायक है इस पूरी टेबल में। फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ वाटर, इट इज कलरलेस एंड टेस्टलेस लिक्विड्स, ये मैं ऑलरेडी आपके साथ डिस्कस कर चुका हूँ। unusual properties of water in the condensed phase, liquid and solid, are due to the presence of extensive hydrogen bonding. This leads to high freezing, boiling and heat of vaporization and heat of fusion in comparison to H2S and H2SC। तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग ऑक्सीजन के केस में क्योंकि इन्वॉल्व होती है, उसे नीचे सल्फर और सेलेनियम आते हैं, इन दोनों में ये सारी प्रॉपर्टीज नहीं पाई जाती। हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से सिर्फ H2O में ही होती है। एंड इनमें से कौन सी प्रॉपर्टी का क्या सिग्निफिकेंस होता है ये आगे बताया गया है। इन कंपैरिजन टू अदर लिक्विड, वाटर हैज अ हाई स्पेसिफिक हीट, थर्मल कंडक्टिविटी, सरफेस टेंशन, डाइपोल मूवमेंट, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, ETC, यानी और भी बहुत सारी प्रॉपर्टीज होती हैं ज्यादा वाटर की इन कंपैरिजन टू अदर लिक्विड्स। एंड इनमें से किनका क्या सिग्निफिकेंस होता है रियल लाइफ में, ये आगे रोल्स में बताया गया है। दीज प्रॉपर्टीज अलाउ वाटर टू प्ले अ की रोल इन द बायोस्फीयर। तो सभी प्रॉपर्टीज को तो हम डिस्कस नहीं कर सकते, जो एनसीईआरटी ने पॉइंट आउट किया है हमें वही पॉइंट याद होने चाहिए। द हाई हीट ऑफ वेपराइजेशन एंड हीट कैपेसिटी आर रिस्पॉन्सिबल मॉडरेशन ऑफ द क्लाइमेट एंड बॉडी टेम्परेचर ऑफ लिविंग बीइंग्स। मॉडरेशन ऑफ क्लाइमेट का मतलब है कंट्रोल ऑफ द टेम्परेचर ऑफ द अर्थ एज अ होल, इसको क्लाइमेट का मॉडरेशन बोलते हैं। हीट ऑफ वेपराइजेशन हाई और हाई हीट कैपेसिटी, इन ये दोनों कैरेक्टरिस्टिक्स रिस्पॉन्सिबल होते हैं इसके लिए। एंड अगर पूरी अर्थ का टेम्परेचर एज अ होल इनसे मॉडरेट होता है यानी कंट्रोल होता है, एंड अर्थ पे ही तो ऑर्गेनिज्म पाए जाते हैं, तो उनके बॉडी टेम्परेचर भी इन्हीं से रेगुलेट होंगे, लिविंग ऑर्गेनिजम्स के, ऐसे समझा जा सकता है। ये बेसिकली ये दोनों प्रॉपर्टीज काफी हद तक रिजेंबल करती हैं एक दूसरे से। हाई हीट ऑफ वेपराइजेशन का मतलब होता है वाटर को वेपर्स में कन्वर्ट करने के लिए हमें बहुत ज्यादा हीट अप्लाई करनी पड़ेगी, यानी हीट होल्डिंग पोटेंशियल वाटर का ज्यादा होता है।
इसी को हीट कैपेसिटी हम बोलते हैं। एंड हीट को मेजर किया जाता है टेम्परेचर की टर्म्स में ही, कितना ज्यादा अमाउंट ऑफ हीट है। तो इसलिए क्लाइमेट के मॉडरेशन में ये दोनों प्रॉपर्टीज यूज होती हैं वाटर की, हीट ऑफ वेपराइजेशन एंड हीट कैपेसिटी। इट इज एन एक्सीलेंट सॉल्वेंट फॉर ट्रांसपोर्टेशन ऑफ आयंस एंड मॉलिक्यूल्स रिक्वायर्ड फॉर प्लांट एंड एनिमल मेटाबॉलिज्म। तो सॉल्वेंट बढ़िया होता है वाटर, इसका रीजन होता है इसका हाई डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट दैट वी नो फ्रॉम इक्विलिब्रियम चैप्टर, एंड अराउंड 80 के अराउंड इसका वैल्यू होती है। ये भी हमने कैसे लर्न करना वहां पे देखा हुआ था। तो वही यहाँ पे प्रॉपर्टी मेंशन की गई है सॉल्वेंट की, यूनिवर्सल सॉल्वेंट। ड्यू टू हाइड्रोजन बॉन्डिंग विद पोलर मॉलिक्यूल्स इवन कोवलेंट कंपाउंड्स लाइक अल्कोहल कार्बोहाइड्रेट्स डिसॉल्व इन वाटर। तो वाटर क्योंकि एक पोलर कंपाउंड होता है तो पोलर कोवलेंट कंपाउंड्स को ये डिसॉल्व कर पाता है। एग्जांपल है अल्कोहल्स, OH ग्रुप जिनमें होता है CO, इसमें बॉन्ड पाया जाता है जो कि पोलैरिटी जनरेट करता है। कार्बन पे स्लाइड पॉजिटिव चार्ज आता है और ऑक्सीजन पे डेल नेगेटिव। एंड कार्बोहाइड्रेट्स में एज वी हैव सीन ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज का एग्जांपल बायोमोलिक्यूल्स चैप्टर है, हाइड्रोक्सिल ग्रुप इनमें भी होता है। तो डेफिनेटली अल्कोहल्स की ही कैटेगरी में ये आते हैं। एंड दैट्स वाई कोवलेंट पोलर मॉलिक्यूल्स वाटर में डिसॉल्व हो पाते हैं। रीजन इनका है हाइड्रोजन बॉन्डिंग। ये आपको नहीं समझ में आ रहा है कि हाइड्रोजन बॉन्डिंग कैसे इन्फ्लुएंस करती है, ये देखेंगे भी हम। ये ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में बहुत आता है कि कैसे हाइड्रोजन बॉन्डिंग सॉल्युबिलिटी को इंक्रीज करने में हेल्प करती है इन वाटर। Now before we go into the structure of water, let us discuss this table 9.3 जो कि वाटर और हैवी वाटर D2O के कंपैरिजन करवाती है। इसमें भी ऑलमोस्ट वैसा ही कंपैरिजन है जैसे हाइड्रोजन ड्यूटेरियम और ट्रिटियम का था। मोलर मास इंक्रीज होने से इनका उसी प्रोपोर्शन में इनकी प्रॉपर्टीज अफेक्ट होती हैं। H2O से D2O क्योंकि मास इंक्रीज करता है, इसलिए आप लाइन से देख सकते हैं सारी प्रॉपर्टी आपको इंक्रीज हुई मिलेंगी D2O में। सिर्फ एक प्रॉपर्टी है जो H2O की ज्यादा होती है नॉर्मल वाटर की, इट इज डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। इवन दो बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं है, लेकिन आपको ये एज क्वालिटेटिवली पता होना चाहिए कि नॉर्मल वाटर की ज्यादा डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट होता है। याद इसका ऐसे रख सकते हैं क्योंकि यूनिवर्सल सॉल्वेंट हम नॉर्मल वाटर को बोलते हैं ना कि हैवी वाटर को। हैवी वाटर का इस्तेमाल और कई जगह किया जाता है, क्या यूजेस है हम आगे देखेंगे, लेकिन यूनिवर्सल सॉल्वेंट हम सिर्फ नॉर्मल वाटर को बोलते हैं, इसलिए इसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ज्यादा होगा। यही एबिलिटी कैरेक्टरिस्टिक यूज होती है सॉल्वेशन में, द हाई वैल्यू ऑफ डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। नाउ द स्ट्रक्चर ऑफ वाटर, गैस फेज में वाटर बेंट मॉलिक्यूल की तरह एग्जिस्ट करता है। गैस फेज इसलिए मेंशन किया गया क्योंकि अलग अलग मॉलिक्यूल्स की फॉर्म में सिर्फ गैसियस फेज में होता है, एसोसिएट कर जाता है ये सॉलिड में और लिक्विड फेजेस में विद अ बॉन्ड एंगल ऑफ 104.5 डिग्री। ये हमने केमिकल बॉन्डिंग में देखा था, लर्न किया था कि CH4 और NH3 और फिर H2O इन दोनों का कैसे ट्रांजिशन होती है बॉन्ड एंगल्स की लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के आ जाने से, डिक्रीज करता है बेसिकली 2.5 डिग्री से। ये जो तीन स्ट्रक्चर्स आपको गिवन है इनका सिग्निफिकेंस क्या है, क्या क्या ये आपको इन्फर आउट कर रही है, रिप्रेजेंट कर रही है, आपको पता होना चाहिए। पहली बेंट स्ट्रक्चर दिखा रही है ए पार्ट वाटर की, बेंट एट 104.5 डिग्री, बॉन्ड लेंथ डेफिनेटली आपको याद नहीं करनी है यहाँ से। दूसरी दिखा रही है कि वाटर में डाइपोल होती है, पोलर मॉलिक्यूल होता है वाटर, पोलैरिटी दिखा रहा है, डेल नेगेटिव चार्ज आएगा ऑक्सीजन पे क्योंकि ज्यादा इलेक्ट्रॉन होते हैं, और डेल पॉजिटिव आ रहा है दोनों हाइड्रोजन पे। तीसरी दिखा रही है ऑर्बिटल ओवरलैप इन वाटर मॉलिक्यूल, एस ऑर्बिटल है हाइड्रोजन के और पी ऑर्बिटल जो कि लोब शेप होते हैं ऑक्सीजन के, उनकी ओवरलैप हो रही है। तो ये स्ट्रक्चर देख के बताया जा सकता है कि क्या सिग्निफाई कर रही है ये स्ट्रक्चर है। स्ट्रक्चर ऑफ एटम में ये ऑर्बिटल वाला कंसेप्ट एंड केमिकल बॉन्डिंग में भी आई थिंक ये आता है, और ये दोनों केमिकल बॉन्डिंग में सीख चुके हैं तो इनमें आपको तकलीफ नहीं होनी चाहिए। इट इज अ हाईली पोलर मॉलिक्यूल बिकॉज इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस काफी होता है हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में। लिक्विड फेज में वाटर मॉलिक्यूल्स आर एसोसिएटेड टुगेदर बाय हाइड्रोजन बॉन्ड्स, ऐसा ही सॉलिड फेज में भी होता है, इवन ज्यादा एक्सटेंट होता है हाइड्रोजन बॉन्डिंग का सॉलिड फेज में। वेपर फेज में कोई हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं होती, ये आपको बताने की कोशिश की जा रही है यहाँ पे क्योंकि दूर दूर मॉलिक्यूल्स होते हैं उसमें। द क्रिस्टलाइन फॉर्म ऑफ वाटर इज आइस
वी नो आयनिक कंपाउंड्स क्रिस्टल्स की फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं जो कि सॉलिड्स होते हैं। आइस भी क्योंकि एक सॉलिड होती है तो इसलिए इसको क्रिस्टलाइन फॉर्म बोला जा सकता है वाटर की। एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे आइस क्रिस्टलाइजेस इन द हेक्सागोनल फॉर्म बट एट अ वेरी लो टेम्परेचर इट कंडेंसेस टू क्यूबिक फॉर्म। तो इसको उल्टे तरीके से याद किया जा सकता है, जैसे हम सॉलिड वाटर यानी आइस से लिक्विड में जाते हैं तो हाइड्रोजन बॉन्ड्स कम होते हैं, लिक्विड से दोबारा फिर वेपर में जाते हैं तो और कम हो जाते हैं, यानी हाइड्रोजन बॉन्ड टूट रहे हैं। क्यूबिक फॉर्म में हम जानते हैं क्यूब में 8 कॉर्नर्स होते हैं, हेक्सागन में होते हैं 6 कॉर्नर्स। तो विद इन सॉलिड आइस आल्सो आप बोल सकते हैं कि जैसे जैसे आप टेम्परेचर बढ़ा रहे हैं तो हाइड्रोजन बॉन्ड्स कम हो रहे हैं, ऐसा अज्यूम कर सकते हैं आप। और क्यूबिक से कम हो रहे हैं हेक्सागोनल फॉर्म में, ज्यादा टेम्परेचर पे हेक्सागोनल एग्जिस्ट करेगी, कम टेम्परेचर पे क्यूबिक फॉर्म, ये ऐसे याद किया जा सकता है। डेंसिटी ऑफ आइस इज लेस देन वाटर देयरफॉर आइस क्यूब फ्लोट्स ऑन वाटर। ये एज अ ऑब्जर्वेशन तो हम जानते हैं, क्योंकि सबको पता है कि बर्फ को अगर पानी के ऊपर गिराया जाए तो फ्लोट करेगी, लेकिन कंसेप्चुअली सोचने पे ये थोड़ा उल्टा सा हमें लगता है। डेंसिटी उसकी ज्यादा होती है ना जो सॉलिड होता है, तो आइस क्योंकि सॉलिड होती है तो वाटर लिक्विड से उसकी डेंसिटी ज्यादा होनी चाहिए। ये जस्ट अपोजिट थिंग कैसे होगी, तो ये कंसेप्चुअली इसकी स्ट्रक्चर से एक्सप्लेन किया जा सकता है। आइस की स्ट्रक्चर अगर आप देखें जो कि यहाँ पे गिवन है, क्योंकि क्यूब्स की फॉर्म में एग्जिस्ट करती है, एंड यहाँ पे वॉल्यूम इंक्रीज हो जाती है जो कि मैंने यहाँ पे डिनोट किया हुआ है, वी इंक्रीज इन क्यूब पर। इस परफेक्ट ऐसी स्ट्रक्चर की वजह से वॉल्यूम, क्योंकि स्पेसेस क्रिएट हो जाते हैं आइस क्रिस्टल्स में, वॉल्यूम इंक्रीज हो जाती है। एंड वी नो मास अपॉन वॉल्यूम होती है डेंसिटी, यानी डेंसिटी यूनिवर्सली प्रोपोर्शनल होती है वॉल्यूम के। वॉल्यूम अगर इंक्रीज होगी तो आइस के केस में डेंसिटी डिक्रीज होनी चाहिए, तो दैट्स व्हाई वी आर सेइंग डेंसिटी ऑफ आइस इज लेस देन वाटर। दिस इज द एक्चुअल कंसेप्ट, इट लाइज इन द शेप ऑफ द आइस, हाउ द क्रिस्टल्स आर फॉर्म्ड एंड हाउ देयर वैक्यूम स्पेसेस इनसाइड द स्ट्रक्चर ऑफ आइस। खाली स्पेसेस होते हैं तो वॉल्यूम इंक्रीज कर देते हैं वो। In winter season, ice formed on the surface of the lake provides thermal insulation which ensures the survival of the aquatic life. This in fact is a fact of great ecological significance. तो इकोलॉजी हम क्लास 12 बायोलॉजी में पढ़ते हैं, इट इज द इंटरेक्शन ऑफ एन ऑर्गेनिज्म विद अनदर ऑर्गेनिज्म और इट्स एनवायरमेंट। यहाँ पे एनवायरमेंट के इंटरेक्शन की बात की जा रही है, एक्वाटिक लाइफ है, यानी जो ऑर्गेनिज्म वाटर में रहते हैं, फिशेज वगैरह। विंटर्स में एक्चुअली जब बाहर का एनवायरनमेंट ठंडा होने लगता है और टेम्परेचर 0 से नीचे जाने लगता है, तो जो लेक का सरफेस एरिया होता है, यानी जो डायरेक्ट कॉन्टेक्ट में है एनवायरनमेंट के, वो जम जाती है एंड आइस उस पर फॉर्म आ जाती है सरफेस पे। जैसे ही आइस फॉर्म होती है नीचे, फिर जो एनवायरनमेंट था एक्वाटिक लाइफ, वहां पे थी टेम्परेचर ज्यादा था, वहां पे हीट ज्यादा थी क्योंकि लाइफ एग्जिस्ट कर रही थी, और ऊपर था टेम्परेचर कम, 0 से कम था। इंसुलेट की तरह ऐड करती है वहां पे थर्मल इंसुलेटर हाइस एंड नहीं मूव होने देती हीट फ्रॉम इनसाइड टू आउटसाइड। यही रीजन है कि इकोलॉजिकल सिग्निफिकेंस का बोल रहे हैं ये फैक्ट को, बिकॉज अगर थर्मल इंसुलेटर की तरह आइस एक्ट नहीं करती तो जो बाहर का टेम्परेचर था वही अंदर का हो जाता और एक्वाटिक लाइफ खत्म हो जाती। सारे के सारे जो एक्वाटिक ऑर्गेनिज्म है वो बर्फ में कन्वर्ट हो जाते हैं आइस में। सो दैट्स व्हाई वी आर सेइंग इकोलॉजी को बचा रही है ये प्रॉपर्टी आइस की। दैट्स व्हाई आइस की थर्मल इंसुलेशन प्रॉपर्टीज ऑफ ग्रेट इकोलॉजिकल सिग्निफिकेंस। नेक्स्ट इज द स्ट्रक्चर ऑफ आइस।